वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। एराबेल यूलिया के साथ साझा किए गए तंबू में वापस लौटी तो उसने पाया कि वो पहले से ही सो रही थी और उसने अपने हमशक्ल एक छोटे जानवर, जो बिल्ली के बच्चे निमो जैसा दिखता था, को कसकर गले लगा रखा था। ये दृश्य देखकर एराबेल हल्की सी मुस्कुराई। फिर एराबेल अपनी सीट पर बैठ गई और उन तस्वीरों की ओर मुड़ी तो उसे अभी अभी मिली थी। एराबेल उन्हें निहारने से खुद को नहीं रोक पाई। छोटी लोमड़ी में वाकई हुनर था, जैसा कि ईदान ने कहा था, और वो इस बात से पूरी तरह सहमत थी। फिर एराबेल ने अपनी स्टोरेज से 3 और तस्वीरें निकालीं, जिन्हें उसने लोमड़ी के बच्चे की कैंडी के बदले में दे दिया था। सभी में ईदान सोता हुआ दिख रहा था। एराबेल ने उसकी 2 नग्न तस्वीरें, जिनमें वो उस सौना में आनंद दे रही थी, इस प्रकार रख दी कि ईदान भी उन्हें ढूंढ न सके यदि वो कोशिश भी करे। लोमड़ी के बच्चे की कृति को एक बार फिर निहारने के बाद एराबेल ने उसे सावधानीपूर्वक तिजोरी में रख दिया और फिर आराम करने के लिए लेट गया। हालांकि इससे पहले कि वो सो पाती, ईदान ने उससे संपर्क किया। बेले, क्या तुम सो रही हो? उसकी आवाज़ एराबेल के सिर में गूंज उठी। अभी नहीं, क्यों? उसने तुरंत जवाब दिया। मैं आपके आराम में खालल नहीं डालना चाहता, लेकिन बात यह है। ईदान ने एराबेल को संक्षेप में बताना शुरू किया कि उसने निमो से क्या सीखा था और उसने सिस्टम की सिफारिशों के आधार पर क्या निर्णय लिया था। एराबेल ने ध्यान से सुना, कभी कभी आश्चर्यचकित भी हुई, लेकिन अंत में जब ईदान ने अपनी कहानी समाप्त की तो उसने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो डैन। ठीक है, तो शुभ रात्रि बेले, ईदान ने कहा और चुप हो गया। धन्यवाद, एराबेल ने कहा। अब जब ईदान ने जेमिनिया को हराने का अपना विचार उसके साथ साझा किया था तो एराबेल को राहत मिली और उसने उन्हें खुद ही काम करने देने का फैसला किया। वो बहुत खुश थी कि उसने अपने विचार उससे छिपाए नहीं और उसे साझा किया, उसकी राय जानना चाहता था। एराबेल को अंदर ही अंदर पता था कि अगर ईदान ने उसकी जानकारी के बिना कोई कदम उठाया भी होता तो भी वो नाराज़ नहीं होती। वो उस पर भरोसा करने लगी थी और उसे पूरा यकीन था कि वो हमेशा उन दोनों के हित में ही काम करेगा। हालांकि ये बात कि वो उससे सलाह मांग रहा था, उसे सचमुच बहुत खुशी और कृतज्ञता दे रही थी। शांत होते हुए और पिछले दिन की घटनाओं को याद करते हुए एराबेल को पता ही नहीं चला कि वो कैसे सो गई। निषिद्ध क्षेत्र में रहते हुए वो संवेदनशीलता से सोने लगी, हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार। इसलिए आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने कुछ आश्चर्यजनक पाया। सपने में एराबेल को पता ही नहीं चला कि उसने कैसे किसी चीज को अपनी बाहों में लेकर उसे कसकर गले लगा लिया और चैन की नींद सोती रही। हालांकि जब उसकी नींद खुली तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो उसी लोमड़ी के बच्चे को गले लगा रही थी जो इतने लंबे समय से उससे और ईदान से छिपा हुआ था। लोमड़ी के बच्चे ने अपनी मालकिन की नजरें देखकर उसे अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों से देखा, जिससे एराबेल की दाहिनी आंख फड़क गई। वो लोमड़ी को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी प्यारी आंखों में देखकर और उसके शरीर से निकलती गर्मी और सुकून को महसूस करके एराबेल पिघल गई और उसे कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके कोमल शरीर से सटा लिया। एराबेल को आश्चर्य हुआ जब लोमड़ी के बच्चे के शरीर से एक सुखद गंध आ रही थी। न केवल उसके मुलायम फर और गर्मी से, बल्कि इस सुगंध से उसे शांति और सुकून भी मिल रहा था। छोटी लोमड़ी को कसकर गले लगाते हुए और खुद को उसमें दफनाते हुए एराबेल ने यह भी नहीं देखा कि कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान थी। छोटी लोमड़ी के पिछले कार्यों को भूलकर वो एक हल्की शांतिपूर्ण नींद में सो गई। लोमड़ी का बच्चा अपनी मालकिन को शांति से सोते हुए देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसकी योजना सफल हो गई थी। आधी रात को चुपके से कमरे में घुसकर उसने अपने तनाव मुक्त खिलौने में बदलने की क्षमता का इस्तेमाल किया और आसानी से मालकिन की बाहों में जा गिरी। ये उसकी मालकिन से सुलह करने की रणनीति थी। लोमड़ी के बच्चे को यकीन था कि अगर वो पहले अपनी मालकिन से सुलह कर ले तो उसकी ज्यादातर योजनाएं सफल हो जाएंगी। उसने देखा कि इस समय मालकिन का मालिक पर ज्यादा प्रभाव है और मालिक उसके प्रभाव का कड़ा प्रतिरोध नहीं करता। इसका मतलब कि अगर मालकिन उसे माफ कर देती है तो मालिक चाहे कितना भी अनिच्छुक हो, माफ करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगली सुबह जब एराबेल उठी तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने पहले कभी इतनी अच्छी नींद नहीं ली थी और उसका मन हल्का महसूस हो रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से उसे जो थकान सता रही थी मानो जादू से गायब हो गई थी। एराबेल ने देखा कि वो अभी भी उस नन्हे बदमाश को गले लगाए हुए थी जो आंखें बंद किए शांति से खर्राटे मार रहा था। लोमड़ी के बच्चे को जगाने से बचने के लिए मुस्कुराते हुए एराबेल उठी नहीं, बल्कि लेटी रही और आगे की सोचती रही। जल्द ही छोटी लोमड़ी ने आंखें खोली और एराबेल की ओर देखते हुए जोर से फुसफुसाने लगी।
एराबेल, जो पहले से है उससे निपटने में थोड़ी अनुभवी थी, तुरंत समझ गई कि वो क्या चाहती है। वो उसे सबक सिखाने के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में देखते हुए उसका बाल सुलभ हृदय ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने भंडार से एक कैंडी निकाली और लोमड़ी के बच्चे को दे दी। जागने के थोड़ी ही देर बाद एराबेल की तरह यूलिया ने भी अपनी बिल्ली के जैसी दिखने वाली बिल्ली को कसकर गले लगा लिया। जब यूलिया ने देखा कि एराबेल लोमड़ी के बच्चे जैसे दिखने वाले एक जानवर को धीरे से गले लगा रही है, तो पहले तो वो हैरान हुई, फिर समझदारी से मुस्कुरा दी। यूलिया ने सोचा कि एराबेल भी अपने हमशक्ल को गले लगा रही है, जो लोमड़ी के बच्चे में बदल गया था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वो एक बिल्कुल अलग जानवर था। जब एराबेल और यूलिया तंबू से बाहर निकले तो उनका स्वागत उज्ज्वल भोर ने किया। इसका अपना ही आकर्षण था, बिल्कुल कल के सूर्यास्त की तरह। कुछ देर तक सूर्योदय का आनंद लेने और सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेने के बाद वो कैंपफायर के पास आए, जो पहले से ही तेज गति से जल रहा था। एस्मा, जो अपने समूह में सबसे बेफिक्र थी, सुबह जल्दी उठकर आग जला लेती थी, ये जानते हुए कि बाकी लोगों को उठने पर थोड़ी गर्मी की ज़रूरत होगी। चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो और कितनी भी मजबूती हासिल की हो, अपनी प्रतिरोधक क्षमता और लचीलापन बढ़ाया हो, उनकी आदतें और कुछ सुविधाएं अपरिवर्तित रहीं। एस्मा ने तुरंत कल वाले लोमड़ी के बच्चे को देखा, जो अब एराबेल के हाथों में था। उसकी आंखें चमक उठी और लोमड़ी के बच्चे ने भी उसे देखा, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। ईदान और सियरा भी जल्द ही उनके साथ आ गए। रात भर में सियरा के ज्यादातर गंभीर घाव ठीक हो गए थे और अब वो ऊर्जावान और स्वस्थ दिख रही थी। निमू कहाँ है? एराबेल ने ईदान से पूछा। उसे थोड़ी देर हो जाएगी, ईदान ने जवाब दिया, और उसकी नज़र लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी और वो तुरंत गंभीर हो गया। लोमड़ी का बच्चा ईदान की नज़र देखकर एराबेल की छाती में और गहराई से धंस गया, जैसे उसे छिपने की कोशिश कर रहा हो। एराबेल ने यह देखा और लोमड़ी के बच्चे को ईदान की नज़र से बचाने के लिए दौड़ी। ईदान आश्चर्यचकित हो गया और अविश्वास से एराबेल को देखने लगा। डैन, उसे माफ़ कर दो ना, एराबेल ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, ईदान को लोमड़ी के बच्चे को माफ़ करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए। इसकी काबिलियत की बदौलत में इतनी अच्छी नींद सो पाई। ये शब्द सुनकर ईदान को लोमड़ी के बच्चे की एक अजीब सी काबिलियत याद आ गई, जिसे कहा जाता था तनाव मुक्त खिलौने में बदलना। उसे तुरंत शक हो गया कि लोमड़ी का बच्चा इस काबिलियत का इस्तेमाल एराबेल को अपनी तरफ करने के लिए कर रहा है। ये एक धूर्त लड़की है, ईदान ने मन ही मन कोसा। ठीक है, ईदान ने आह भरते हुए कहा, उसे ये मानना ही पड़ा। लेकिन सिर्फ इस बार बेले, अगर उसने फिर कुछ किया तो तुम उसे पिटाई से नहीं बचा पाओगे, ईदान ने मन ही मन एराबेल से कहा, ताकि लोमड़ी का बच्चा उसकी बात न सुन सके। ठीक है, अगर वो फिर कुछ करती है तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी, बल्कि इसके विपरीत मैं उसे पीटने में आपकी मदद करूंगी, एराबेल ने खुश होकर कहा। लोमड़ी का बच्चा ये देखकर मुस्कुराया कि उसके मालिक ने मालकिन के कहने पर उसे माफ़ कर दिया। वो अपनी योजना की सफलता से बहुत खुश थी। हालांकि उसकी मुस्कान ईदान की नज़र से बच नहीं पाई। ईदान ने कसम खाई कि अगर उसने अगली बार कुछ गलत किया तो एराबेल उसे नहीं बचा पाएगा। वैसे हमने अभी तक उसका नाम नहीं सोचा है, एराबेल ने अचानक ईदान की ओर मुड़कर लोमड़ी के बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। वास्तव में? ईदान ने सहमति जताई। हाँ? उनकी बातचीत सुनने के बाद सियरा और यूलिया ने अंततः लोमड़ी के बच्चे पर ध्यान दिया। इससे पहले उन्हें लगा कि लोमड़ी का बच्चा बस एक हमशक्ल है, जिसने ऐसा रूप धारण कर लिया है। हालांकि उस जोड़े की बातों से उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि दोनों हमशक्लों के पहले से ही अपने नाम थे, नेड और बेरा। क्या ये डोपलगैंगर नहीं है? यूलिया ने अपने डोपलगैंगर को अभी भी गले लगाते हुए पूछा। नहीं, एराबेल ने लोमड़ी के बच्चे को दिखाते हुए उत्तर दिया, जिसने दूसरों को देखकर ऐसे पलकें झपकाईं जैसे कि वो उन्हें पहली बार देख रही हो, हालांकि वो इस समय गुप्त रूप से उनका पीछा कर रही थी। फॉक्सी कैसी रहेगी? एराबेल ने लोमड़ी के बच्चे को देखते हुए ईदान को उसका नाम सुझाया। क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? शायद कैनन? ईदान ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया और एराबेल ने उसके मजाक पर बस अपनी आंखें घुमाईं। गंभीर बनो, उसने ईदान को डांटा। ठीक है, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये शुरू हो गया। उन्होंने कई संभावित नामों पर विचार किया, यहाँ तक कि बाकी लोगों ने भी अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन ईदान और एराबेल ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। कभी कभी लोमड़ी भी सुझाए गए नामों को अस्वीकार करते हुए अपना सिर हिलाती थी। तुम अपने पालतू जानवर का नाम नहीं चुन सकते, मुझे नहीं पता कि भविष्य में तुम अपने बच्चे का नाम कैसे चुनोगे, एस्मा ने मजाक किया, और ये बात उस जोड़े के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बाकी लोग उनकी असहजता देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कोको के बारे में क्या ख्याल है? ईदान ने सुझाव दिया। मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्या लगता है?
एरेबेल ने लोमड़ी से पूछा, और लोमड़ी जो पहले से ही अनंत चर्चा से थक चुकी थी, उसने ये नाम सुना। उसे एहसास हुआ कि ये इतना बुरा नहीं था, और उसने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया और अंततः इस बातचीत को समाप्त करना चाहा। ठीक है, तो अब से तुम्हारा नाम कोको है, एरेबेल ने मुस्कुराते हुए और राहत के साथ कहा। डिंग, लोमड़ी के बच्चे के लिए एक नाम चुना गया है, कोको, सिस्टम ने कहा, और लोमड़ी के बच्चे की स्थिति में नाम पंक्ति में एक खाली जगह में एक नया नाम दिखाई दिया, कोको। एरेबेल ने लोमड़ी के बच्चे को जमीन पर गिरने दिया, लेकिन वो एरेबेल का साथ नहीं छोड़ना चाहता था और ईदान की ओर देखते हुए उसके पीछे चलता रहा। दोपहर के भोजन के दौरान सभी लोग उत्सुक हो गए कि नीमो क्या कर रहा है। उन्होंने अपना ध्यान ईदान की ओर लगाया और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। हालांकि उसने बस कंधे उचका दिए, कहते हुए कि वो इंतजार करें और खुद देखें। ईदान खुद भी थोड़ा घबराया हुआ था। अब सब कुछ नीमो पर ही निर्भर था। सिस्टम खुद कोई पूरी गारंटी नहीं दे सकता था। उसने बस नीमो का जिक्र किया और कहा कि उसे पहले ही सभी जरूरी संसाधन मुहैया करा दिए गए हैं और ये उस पर निर्भर है कि वो उनका इस्तेमाल कैसे करेगा। सभी ने नीमो को परेशान न करने और उसके लौटने का इंतजार करने का निर्णय लिया। समय बीतता गया और जल्द ही सभी लोग घबरा गए क्योंकि नीमो अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। एस्मा, मैं तुमसे तुम्हारे अनुरोध के बारे में बात करना चाहता हूँ। कृपया दोबारा सोचें और आज रात मुझे अपना अंतिम उत्तर दें। एरेबेल ने मानसिक संपर्क के माध्यम से एस्मा को संबोधित किया। इस जोड़े को अपने हमशक्लों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए लगभग 1 हफ्ता बीत गया था। आज रात एरेबेल और ईदान को सिस्टम पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपना दूसरा स्टार बनाने और दूसरा अनुबंध करने का मौका मिलेगा। एरेबेल की बातें सुनकर एस्मा थोड़ी खुश हुई, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से भी लिया। उसने उस जोड़े के साथ दूसरी दुनिया में जाने के अपने फैसले पर गंभीरता से विचार करने का निर्णय लिया। साथ बिताए गए इन दिनों में उसने उनके बारे में और जाना और उस पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एस्मा को उनके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उस जोड़े ने उसके सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। एस्मा को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जोड़ा उसे अपने साथ कैसे ले जा सकता है। वो अच्छी तरह समझती थी कि कोई जोड़ा उसे यूं ही हाथ पकड़कर दूसरी दुनिया में नहीं ले जा सकता। ऐसा नहीं होता। दोपहर तक नीमो आखिरकार अपने तंबू से बाहर नहीं निकला। उसके दाएं कंधे पर एक छोटा जानवर लेटा हुआ था जो बहुत थका हुआ लग रहा था। नीमो खुद भी थोड़ा अलग लग रहा था। उसने अपना लबादा उतार दिया और अब सब साफ देख सकते थे कि उसकी कोहनी के नीचे दायां हाथ गायब है। वो पहले एक कृत्रिम हाथ पहनता था, लेकिन अब बाहर जाने से पहले उसे पूरी तरह उतार देता था। हालांकि नीमो ने अपना आकर्षक मुखौटा नहीं उतारा और उसे पहने रखा। इसके अलावा सबने देखा कि नीमो की पसंदीदा ढाल, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था, गायब थी। उसने अपनी तलवार बाएं हाथ में म्यान में पकड़ी हुई थी। नीमो को लगा कि दूसरे लोग उस पर नजर डाल रहे हैं, इसीलिए वो चुपचाप उनके पास गया और एक खाली सीट पर बैठ गया। क्या चल रहा है, तैयार हो? ईदान ने पूछा, जिस पर नीमो ने शांति से सिर हिलाया। मुझे भूख लगी है। ठीक है, सभी उपस्थित लोगों ने उत्तर दिया, जिससे नीमो और छोटे जानवर को शांति में खाने की अनुमति मिल गई। छोटा जानवर कोको को देखकर हैरान हो गया, जो एरेबेल के बगल में बैठी थी। वो दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन कोको ने एक आंख झपकाई जिससे उसे कुछ संकेत मिले। छोटे जानवर को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया और उस पल से वो ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे कि वो कोको को जानती ही न हो। बेशक अन्य लोग उनकी बातचीत को देखकर उनकी हरकतों पर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। पर्याप्त खाने के बाद नीमो ने आह भरी अपनी तलवार उठाई और जानवर को कंधे पर रखकर अंततः मंदिर रक्षक से लड़ने के लिए, जेमिनिया से लड़ने के लिए अवरोध की ओर चला। दूसरों की निगाहों के सामने नीमो ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस जानवर के साथ उस अवरोध को तोड़ दिया जिसे रोका नहीं जा सकता था। अनुबंध के कारण वो जानवर नीमो का अभिन्न अंग बन गया था, इसीलिए अवरोध उसे रोक नहीं सका। नीमो जल्दी में नहीं था, वो आराम से आगे बढ़ रहा था, जेमिनिया की ओर बढ़ रहा था। जेमिनिया कल से ही इस पल का बेबाक शांति से इंतजार कर रही थी। उसके जैसे जीव के लिए एक दिन निष्क्रियता में गुजारना मुश्किल नहीं था। हर बार जब मंदिर उसके इलाके में आता, भले ही कोई उम्मीदवार न हो, उसे चौक में इंतजार करना पड़ता। और इतने सालों में बहुत कम लोग ही इस मकाम तक पहुंच पाए हैं और उसका सामना कर पाए हैं। जेमिनिया के लिए सबसे यादगार उम्मीदवार एक उच्च योजनी थी।
विडंबना ये थी कि वो उन युवकों की मास्टर थी जो अब उसे चुनौती दे रहे थी और जिन पर उसने अपनी आशा भी टिकाई थी। ये वास्तव में इसीलिए था क्योंकि हाई एल्फ सभी उम्मीदवारों में सबसे शक्तिशाली था। इसीलिए जेमिनिया ने इस ग्रुप से पहली मुलाकात में उसका रूप धारण कर लिया था। जेमिनिया और नीमो ने एक दूसरे को देखा और आगामी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जेमिनिया और निमो ने एक दूसरे को देखा और आगामी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जेमिनिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के निमो का रूप धारण कर लिया। इस क्षमता से युक्त होने के कारण वो सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि किसी भी प्राणी का रूप धारण कर सकती थी। निमो ने उसकी हूबहू प्रतिकृति देखी। कोई मतभेद नहीं थे। निमो, तुम सही थे। इजी अचानक निमो की ओर मुड़ी और बोली, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की नकल कर सकती है। मुझे उससे साफ तौर पर एक जुड़ाव महसूस होता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ होता है। नन्हा जानवर भी सहर उठा, उसी संकुचन को महसूस करते हुए जिसकी उसे इन दिनों आदत हो गई थी। उसे एक और ऐसे संकुचन के आभास से बेचैनी महसूस हुई, खासकर ये देखते हुए कि ये प्राणी उसका पूर्वज था। निमो का रूप धारण करते ही जेमेनिया को तुरंत उन दो अनुबंधों का एहसास हुआ जो उससे जुड़े थे। इन अनुबंधों पर उसकी निमो जैसी ही शक्ति थी, इसलिए वो इस संबंध का इस्तेमाल करके उन्हें निमो की मदद करने से रोक सकती थी, उनके प्रयासों को नकार सकती थी। जेमेनिया ने निमो के शरीर में एक विचित्रता देखी। निमो के विपरीत जब जेमेनिया ने उसका रूप धारण किया तो निमो को मारने की कोशिश करने वाले जादू का असर उस पर नहीं हुआ, जिसे डार्क डैगर्स ने दबा दिया था। निमो और बाकी सबकी आंखों के सामने उसके हमशक्ल का खोया हुआ हाथ फिर से बनने लगा, जिससे सभी हैरान और हैरान रह गए। कुछ सेकंड में डोपलगैंगर के शरीर पर लगी सभी चोटें गायब हो गई। न केवल हाथ वापस हो गया, बल्कि वो विकृत चेहरा जिसे उसने मुखौटे के पीछे छिपा रखा था पूरी तरह से ठीक हो गया। जेमिनिया ने उत्सुकता से अपना नया हाथ उठाया और उसकी जांच करने के बाद उसी हाथ से अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। निमो थोड़ा झिझका, लेकिन पिछली बार की तरह अपने हमशक्ल की ओर तेजी से बढ़ने से खुद को रोक लिया। इस बार वो खुद को रोक पाया क्योंकि उसे एहसास था कि उसके सामने उसके रूप में कौन खड़ा है। जब जेमेनिया ने अपना मुखौटा उतारा तो निमो का स्वस्थ चेहरा सामने आ गया। बिना किसी अपवाद के सभी ने पहली बार उसका चेहरा देखा। निमो के छोटे काले बाल और गहरी आंखें थीं, जिनका रंग दूर से स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से निमो का चेहरा बेहद आकर्षक निकला। वो ईदान जितना ही सुंदर था, और अगर आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि निमो ईदान से भी थोड़ी ज्यादा सुंदर थी। निमो उस चेहरे को देखकर दंग रह गया। निमो को पता ही नहीं था कि वो अपनी भयानक चोटों के बिना कैसा दिखता था, और अब जब उसने आखिरकार खुद को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही है। ये चेहरा उसके जैसे किसी के लिए बहुत खूबसूरत था। दूसरी ओर इजी निमो के चेहरे पर भयानक चोटों के बिना देखकर बेहद खुश थी। वो उसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। इस दृश्य को देख रही महिलाएं बारी बारी से निमो और ईदान की ओर देख रही थी, मानो वो दोनों पुरुषों की तुलना कर रही हों और ये तय कर रही हों कि कौन अधिक आकर्षक है। जो कुछ हो रहा था उससे ईदान परेशान हो रहा था। लोमड़ी का बच्चा इस अद्भुत पल को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह अपना कैमरा निकाला। ये देखकर सियरा और यूलिया हैरान रह गई, लेकिन वो बिना रुके हिक के बाद एक तस्वीरें लेती रही। उसने ज्यादातर तस्वीरें निमो के हमशक्ल पर कैमरा तान कर ली। लोमड़ी के बच्चे ने कल्पना की कि वो इन महिलाओं और स्वयं निमो के साथ इन तस्वीरों का आदान प्रदान मिठाई के बदले में करेगी। कोई बात नहीं दान, लेकिन निमो तो वाकई ज्यादा खूबसूरत है। सबसे पहले यूलिया बोली। वो अभी भी अपनी हमशक्ल बिल्ली को गले लगाए हुए थी। ईदान ने गौर किया कि जब से उसने उसे देखा था तब से उसने उसे छोड़ा नहीं था। लेकिन मेरे लिए ईदान बेहतर है, एस्मा ने अपनी राय व्यक्त की। ईदान बेहतर है, अरेबिल ने आत्मविश्वास से कहा। अरे तुम, जिसने दुनिया को गुलाबी रंग में देखना शुरू किया, जाहिर है तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज्यादा खूबसूरत है, सियरा ने अरेबिल के जवाब पर मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपना वोट मेमो को देती हूँ। धत तेरी, 2 वर्सेस 2, फिर क्या ड्रॉ हुआ? एस्मा ने संक्षेप में कहा और सभी ने एक साथ सिर हिला दिया। ईदान अवाक रहकर ये दृश्य देखता रहा। जेमिनिया ने अपना मुखौटा उतारकर एक तरफ फेंक दिया, ये सोचकर कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक वो स्तब्ध रह गई, भौहें सिकोड़ ली, और फिर जब कुछ अविश्वसनीय सा एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने अविश्वास से निमो को देखा। हालांकि जेमिनिया ने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया और उस पर हंसने लगी। किसने सोचा था कि तुम उनके वंशज बनोगे? कितनी विडंबना है, उसने सोचा।
उसे आश्चर्य और शौक निमो के वंश के कारण हुआ, जो अब तक सीलबंद और शापित था। पिछली मुलाकात में तो वो भी निमो के वंश को नहीं पहचान पाई थी, लेकिन अब जब उसने उसका रूप धारण कर लिया था तो उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। जेमिनिया को निमो के वंश से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये जानकर कि वो कौन है, उसे हंसी नहीं रुक पाई। ये बात कि रिन क्लान के एक वंशज ने पिछले राजा द्वारा छोड़े गए सिंहासन पर दावा किया था, उसे हंसी नहीं रुक सकी, क्योंकि पिछला राजा उन लोगों में से एक था जिन्होंने रिन क्लान के पतन का नेतृत्व किया था। इसी समय जेमिनिया को भी ऐसा होते देखने की इच्छा हुई। रिन वंश के वंशज के रूप में ही वो सिंहासन ग्रहण करेगा। जेमिनिया क्लांति थी कि निमो के लिए सिंहासन एक ऐसा अवसर था जो उसके वंश पर लगे अभिशाप को दूर करने में उसकी मदद कर सकता था। जेमिनिया अब और भी ज्यादा आशा के साथ निमो की ओर देखने लगी। जेमिनिया के व्यवहार में अचानक परिवर्तन को देखते हुए निमो ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि शांतिपूर्वक आगे की घटनाओं की प्रतीक्षा करता रहा। अच्छा, तो क्या हम शुरू करें? जेमिनिया ने निमो के लिए एक अजीब सी आवाज में पूछा। एक तरफ से उसे समझ में आया कि शायद ये उसकी आवाज है, लेकिन दूसरी तरफ से उसने इस बात को खारिज कर दिया, क्योंकि लिम्बो में जागृत होने के बाद से उसने ये आवाज कभी नहीं सुनी थी। निमो तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपने कंधे पर बैठी नन्हे जानवर की तरफ देखा और उसकी तरफ सिर हिलाया। जानवर ने भी निमो की तरफ देखा, फिर जेमिनिया की तरफ, और फैसला करके उसके कंधे से कूद पड़ी। हालांकि जैसे ही वो जमीन तक पहुंची, वो हवा में मंडराने लगी और रूपांतरित होने लगी। उसका शरीर एक काले कीचड़ में बदलने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मृत परफेक्ट डोपलगैंगर फॉरेस्ट के मध्य स्तर में बदल जाता है। ये काला कीचड़ निमो के हाथ के गायब हुए हिस्से से चिपक गया और जल्द ही निमो के दाहिने हाथ में बदल गया, और इसका निष्पादन इतना निर्दोष था कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये असली हाथ है या नहीं। फिर निमो ने अपने अंदर वाली जेब से ईदान की दी हुई चीज निकाली। उसे निकालकर देखा तो निमो का गला भराया। उसके हाथ में जो था वो कागज के एक छोटे से टुकड़े जैसा लग रहा था, जिस पर कुछ अजीब से निशान खुदे हुए थे। निमो ने प्रार्थना की कि ईदान और रहस्यमयी सिस्टम ने जो योजना उसके सामने प्रस्तावित की थी वो सफल हो जाए। उसने अपनी आत्मिक शक्ति को एक छोटे से कागज के टुकड़े में डाल दिया, जिसे ईदान ने ताबीज कहा। उसने ऐसा जैसे ही किया, ताबीज चमक उठा, फिर टूट गया और उस पर लिखे शब्द हवा में चमक उठे। ये शब्द तेजी से निमो के शरीर में समा गए और उस पर स्थिर हो गए। डिंग! अस्थाई सील रिलीज ताबीज एक्टिवेट हो गया है। अवधि 30 सेकंड है, फिर सील बहाल हो जाएगी। निमो ने सिस्टम की अभी तक अपरिचित आवाज सुनी और उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ जाग गया है। डिंग! अस्थाई सील रिलीज, तावीज सक्रिय हो गया है। अवधि 30 सेकंड है, फिर सील बहाल हो जाएगी। निमो ने सिस्टम की अभी तक अपरिचित आवाज सुनी और उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ जाग गया है। उसी समय निमो को एक नई शक्तिशाली शक्ति से आती दमनकारी निगाहों और दबाव का एहसास हुआ। ये शक्ति उसके अंदर जो कुछ भी जगाने की कोशिश कर रही थी, उसका प्रतिरोध कर रही थी। निमो ने स्वयं को इस संघर्ष के बीच पाया और उसे ये एहसास हुआ कि यदि ये जारी रहा तो उसका कमजोर शरीर इसका सामना नहीं कर पाएगा। ईदान, आराबेल और यूलालिया समझ नहीं पा रहे थे कि निमो के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने भी इस दमनकारी शक्ति को महसूस किया। हालांकि एस्मा और सिएरा को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अजीब है, क्या यही पुनर्जन्म की प्रक्रिया नहीं है? एस्मा ने सिएरा से पूछा और सिएरा ने निमो से नजरें हटाए बिना बस सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन इसमें कुछ अजीब तो था। आखिरकार एक और दमनकारी शक्ति पुनर्जन्म की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी, निमो के वंश को उच्च लोक में जाने से और वंश के क्षेत्र से जुड़ने से रोक रही थी। निमो के साथ जो हो रहा था उसे देखकर जेमिनिया तुरंत समझ गई कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसने उसके साहस की प्रशंसा की तो दूसरी तरफ वो दया से भर गई। आखिरकार जेमिनिया ने कोई दखल नहीं दिया, जिससे निमो को खुद ये दिखाने का मौका मिल गया कि उसने इतना जोखिम भरा कदम क्यों उठाया था। निमोन दोनों ताकतों का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो उसके शरीर को अंदर से बाहर तक नष्ट करने के लिए तैयार लग रही थी। हालांकि कुछ ही सेकंड बीते थे, निमो के लिए समय अनंत तक फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था। दोनों सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ जमकर लड़ रही थी। कोई भी झुकना नहीं चाहता था। एक आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था तो दूसरा उसे दबाने की। और इस संघर्ष की गर्मी में निमो को एक अजीब सी पुकार महसूस हुई, मनो कोई उसे बुला रहा हो, उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। जब निमो का पूरा ध्यान इस पुकार पर केंद्रित था तो उसे लगा कि कोई तीसरी शक्ति उस तक पहुंचने की बेतहाशा कोशिश कर रही है। हालांकि जो शक्ति उसे जगाने की कोशिश कर रही थी वही उसे रोक भी रही थी। तीव्र संघर्ष के परिणाम स्वरूप तीसरी शक्ति उस भारी शक्ति की बाधा को तोड़कर निमो के साथ एक नाजुक संबंध स्थापित करने में सफल रही।
उस क्षण निमो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी उसके दिमाग में उमड़ गई। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद निमो को पता चला कि कौन सी ताकतें अपनी भयानक लड़ाई कर रही थीं, और ये तीसरी ताकत कौन थी जिसने अभी अभी उसके साथ संबंध स्थापित किया था। निमो को तुरंत अपनी स्थिति याद आ गई, जो तथाकथित ईदान और अराबेल प्रणाली द्वारा प्रदर्शित की गई थी। उसकी स्थिति में उसके वंश की एक रेखा थी जो अज्ञात थी, लेकिन कहा गया था कि वो भी सीलबंद और श्रापित है। तावीज़ की बदौलत निमो ने अस्थायी रूप से उस सील को हटा दिया जो उसके वंश को रोके हुए थी। जो उसके अंदर जागने की कोशिश कर रहा था वो उसका वंश ही निकला, और जो उसे दबा रहा था वो एक श्राप निकला। तीसरी शक्ति जिसने उसके साथ संबंध स्थापित किया था उसे वंश क्षेत्र कहा जाता था। निमो और ब्लडलाइन डोमेन के बीच संबंध इतना कमजोर था कि उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि जैसे ही उसने ये संबंध स्थापित किया और कुछ जानकारी प्राप्त करना शुरू किया, उसके हाथों के पिछले हिस्से पर काले निशान दिखाई देने लगे। जल्द ही उसके सामने दो गहरे काले खंजर प्रकट हो गए, जिनके ब्लेड और हत्थे दरारों से भरे हुए थे। ये दो डार्क डैगर्स थे जो उस समय जागृत हो गए थे जब निमो ने ब्लडलाइन डोमेन के साथ संबंध स्थापित किया था। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अचानक निमो को एक कर्कश आवाज सुनाई दी, जिसने उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज की याद दिला दी। हाँ, क्या तुम अभी भी जीवित हो? आवाज ने निमो से संबोधित करते हुए पूछा। अगर तुम जीने की कोशिश कर रहे हो तो तुम जीने से थक गए हो। कर्कश बूढ़े आदमी की आवाज जारी रही। हाँ, ऐसा लगता है कि इस बार आप ये सब कुछ होशो हवास में कर रहे हैं, ना कि पिछली बार की तरह क्रोध और आवेश में आकर। क्या तुम चुप हो? बेहतर, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। और इन शब्दों के साथ निमो को अचानक लगा कि उसके सर पर कुछ टकराया है और उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। होए, ये क्या आश्चर्य है? हाँ हाँ हाँ, बूढ़े आदमी की हंसी भरी आवाज गूंजी। ये कितने दुख की बात है कि समय बहुत कम है और मैं इन दो अजनबियों से बात नहीं कर पाऊंगा और न ही उनसे मिल पाऊंगा। आवाज ने सोचा। मुझे कसकर पकड़ो बेटा, मैं तुम्हें इस परीक्षा में मदद करूंगा। और एक आवाज आई और दूसरे ही पल दो काले खंजर निमो की हथेलियों में आ गए। उसने सहज ही उन्हें पूरी ताकत से भींच लिया। समय लगभग पूरा हो चुका था। निमो को ऐसा लग रहा था कि वे इंस्क्रिप्शंस जिन्होंने उसे अस्थायी रूप से सील हटाने में मदद की थी अब टूटने लगे हैं, और जो शक्ति उसे जगाने की कोशिश कर रही थी अब वो पीछे हटने लगी है। आराम करो बच्चे, और मुझे कुछ देर के लिए अपने शरीर का उपयोग करने दो। अब या कभी नहीं, निमो ने सोचा, और सभी संदेहों को दूर करते हुए उसने पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। अपने शरीर का नियंत्रण इस आवाज को सौंप दिया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये आवाज उन दो खंजरों की है, और ये जानकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। निमो दो डार्क डैगर्स के अचानक प्रकट होने से ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि कल ईदान ने सिस्टम के जरिए मिली जानकारी उसके साथ साझा की थी। ये डार्क डैगर्स और उस रहस्यमय वंश के बारे में थी जो सीलबंद और श्रापित था, जिसकी पुष्टि सिस्टम द्वारा उसकी स्थिति के बारे में दिए गए आंकड़ों से हुई थी। ईदान ने उसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसे बताया कि जेमिनिया को हराने की सारी उम्मीद उसके रहस्यमय वंश पर टिकी है। उसने उसे एक तावीज भी दिया जिससे वो अस्थायी रूप से सील हटा लेगा। हालांकि ईदान को नहीं पता था कि उसके बाद क्या होगा। उसने निमो को बस ये सलाह दी कि वो सिस्टम पर भरोसा करे, क्योंकि ये उसका विचार था, उसका नहीं। इस मामले में ईदान खुद सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर है। ईदान ने यह भी चेतावनी दी कि शायद सील के हटाए जाने के कारण डार्क डैगर्स जो अब तक सुषुप्त अवस्था में थे जागृत हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। लेकिन ईदान का सबसे बड़ा डर उस जादू के बचे हुए असर से था जिससे उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके घाव ठीक नहीं हो रहे थे। ईदान को डर था कि सील हटाने और डार्क डैगर्स को जगाने से जादू सक्रिय हो सकता है, जिससे निमो को बहुत नुकसान हो सकता है। निमो को ईदान की चिंताएं सुनकर हैरानी हुई, लेकिन साथ ही खुशी भी। उसने आश्वस्त किया कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और इस परीक्षा में पास होने के लिए जोखिम उठाने से नहीं डरता। होए, अब हम इस गार्डियन को दिखाएंगे कि हर कोई इस बूढ़े आदमी से क्यों डरता था। आवाज गूंजी और निमो एक काले धब्बे की तरह हवा में गायब हो गया। निमो के हाथों में काले खंजर देखकर जेमिनिया हैरान रह गई। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। उसकी गति, शक्ति और क्षमताएं पहले से ही स्वर्णिम श्रेणी से परे थीं। जेमिनिया निमो में रेन कबीले के रूप रंग साफ देख सकती थी, जिनसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग भी डरते थे। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर डार्क डैगर्स से लगता था। उसने स्वयं डार्क वेपन्स की भयानकता का अनुभव किया था और उनके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। अफवाहों के मुताबिक पवित्र हथियारों के विपरीत, जिनकी अपनी चेतना होती है, जो उनके अंदर उत्पन्न होती है, डार्क हथियारों के पास मूल रूप से अपना दिमाग नहीं होता। ऐसा माना जाता था कि डार्क हथियारों को चेतना अपने पहले स्वामी यानी उन राक्षसों की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होती थी, जिनसे कई लोग, यहाँ तक कि महान विश्व राजा भी डरते थे। और अब डार्क वेपन्स में उन्हीं राक्षसों की चेतना समाहित थी।
जेमिनिया निमो का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके भयानक हथियार के आगे वो असहाय भी नहीं रहने वाली थी। इसलिए उसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी और निमो के अचानक प्रहार को, जिसके हाथों में काले खंजर थे, रोकने में सफल रही। मैं हार गई। जेमिनिया ने हार स्वीकार कर ली। मैं हार गई। जेमिनिया ने हार स्वीकार कर ली। जब जेमिनिया ने हार मान ली तो नीमो ने अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए पीछे छलांग लगा दी। उस पल उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हालांकि उसने जीत हासिल कर ली थी, उसे लग रहा था कि ये उसकी नहीं बल्कि डार्क डैगर्स की योग्यता थी। उसे जीत नहीं, सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। ओ युवा लोग, नीमो की उदास मनोदशा को देखते हुए आवाज ने थोड़ी व्यंग्यात्मकता के साथ कहा, लड़के चलते रहो और अपने छोटे साथियों की और करीब रहो। जब तुम वो हासिल कर लो जो तुम चाहते हो, तुम मगेलिया जाओ, उस जगह पर जिसे मृत आत्माओं का सागर कहा जाता है। और अगर तुम भाग्यशाली रहे तो तुम उसकी विरासत पा सकते हो। मुझे तुम्हारे लिए उम्मीद है लड़के। बिना बात पूरी किए बूढ़े आदमी की आवाज धीमी पड़ गई और उसके साथ ही डार्क डैगर्स काले कणों में विघटित होकर गायब हो गए। केवल 2 काले निशान छोड़ गए जो जल्द ही गायब हो गए। उसी समय नीमो को लगा कि ब्लडलाइन डोमेन से उसका नाजुक रिश्ता टूट गया। एक तेज दर्द उसके शरीर में दौड़ गया, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और गिर पड़ा। वो छोटा जानवर जिसने इस समय नीमो की नई अर्जित क्षमता के प्रभाव में नीमो के खोए हुए हाथ का रूप ले लिया था, बेहोश हो गया और नीमो के हाथ से गिर गया तथा अपने प्रिय बिल्ली के बच्चे का रूप पुनः प्राप्त कर लिया। जेमिनिया ने जब देखा कि बिल्ली का बच्चा बेहोश हो गया है तो वह उसके पास गई, उसे प्यार से गले लगाया और तुरंत उसकी हालत देखने लगी। उसे एक रहस्यमयी शक्ति का आभास हुआ जो उस छोटे से जानवर के शरीर को नष्ट करने लगी थी। भौएं चघाते हुए उसने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस शक्ति को मिटा दिया, जिससे आगे कोई नुकसान ना हो। फिर उसने अपना ध्यान नीमो की ओर लगाया। पहले ही पलों में उसने उसके शरीर के सभी क्षतिग्रस्त हिस्सों पर इस शक्ति के निशान देखे और तुरंत समझ गई कि ये कहाँ से आ रही है। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस शक्ति को थोड़ा नियंत्रित किया जो बेकाबू होने लगी थी, जिससे नीमो को संभलने का समय मिल गया। नीमो की हालत बिल्ली के बच्चे से भी बदतर थी। जेमिनिया ने देखा कि यह शक्ति उसके शरीर में लंबे समय से मौजूद थी और इतनी गहराई से समा गई थी कि वह भी सीमित अवस्था में होने के कारण नीमो को इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं दिला पा रही थी, जैसा कि एक छोटे जानवर के साथ होता है। वह केवल लक्षणों को कम कर सकती थी और इस शक्ति को बढ़ने और फैलने नहीं दे सकती थी। जो भी देख रहा था वह पूरी तरह स्तब्ध था, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वे अपने सामने घटित हो रहे दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कुछ सेकंड पहले ईदान और आरेबेल एस्मा को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। तभी उसने डार्क डैगर्स को आते देखा। वह उनकी तरफ इशारा कर रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह बहुत हैरान थी, लेकिन एस्मा को और भी हैरानी हुई जब उसने आरेबेल की मुस्कुराहट देखी, जो उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। और फिर एस्मा को एहसास हुआ कि इस कमबख्त जोड़े को पता था कि नीमो के पास डार्क डैगर्स हैं। अंत में सभी लोग मौन हो गए, यहाँ तक कि ईदान और आरेबेल ने भी युद्ध का अंत देखकर अपनी सांसें रोक ली। यद्यपि सब कुछ 1 मिनट से भी कम समय में हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अधिक समय बीत चुका है। दंपति नीमो की ओर दौड़ना चाहते थे, लेकिन जब तक कोई अंदर था अवरोधक के कारण उनमें से कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। क्या अभी नीमो को क्या हुआ? आखिरकार यूलिया ने उसकी हालत को लेकर चिंता से भरकर कहा। जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा गया, सभी सदमे से उभर रहे थे। तुम्हें पता है ना कि उसके साथ क्या हुआ? यूलिया ने ईदान और आरेबेल से कहा। हमें नहीं पता, आरेबेल ने कहा। हालांकि उसे और ईदान को कुछ अंदाजा था, लेकिन ये सिर्फ अंदाजे थे, सच्चाई नहीं, इसलिए आरेबेल ने ऐसा जवाब दिया। नीमो वंश ने तथाकथित पुनर्जन्म को पार करने की कोशिश की, लेकिन एक और शक्ति ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। सियारा ने यूलिया को ध्यान से देखते हुए कहा। और पुनर्जन्म क्या है? यूलिया ने हैरान होकर पूछा। ओह, जैसा कि मैं देख रही हूँ, आप एक एल्फ हैं और आपका वंश निचले लोक से संबंधित है, तो आपको इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन उच्च जातियों के लिए ये एक आम बात है, और यही बात है जो निचली जातियों को उच्च जातियों से, एक निचले लोक से उच्च लोक से अलग करती है। सियारा ने उत्तर दिया। वंश का मार्ग 2 क्षेत्रों में विभाजित है, निम्न और उच्च, और ये वंश ही है जो निर्धारित करता है कि आप किस पद तक पहुंच सकते हैं। निम्न वंश वाली निचली जाति के सदस्य होने के नाते आप यूलिया बिना मदद के उच्च क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। आपकी वंश परंपरा आपको निचले क्षेत्र तक सीमित रखती है। सियारा ने कठोर सच कहा। यूलिया जाहिर है मोटे तौर पर जानती थी कि उसके वंश के अनुसार जब तक उसे तथाकथित कोटा नहीं मिल जाता तब तक उसका उच्च लोक तक पहुंचना तय नहीं था, लेकिन उसे अफवाहों के अलावा ये ठीक ठाक नहीं पता था कि वो कोटा क्या था। एक श्रेष्ठ नस्ल के बच्चे तुरंत श्रेष्ठ वंश के साथ पैदा नहीं होते, अन्य सभी की तरह वे भी एक निचले वंश के साथ पैदा होते हैं। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनका वंश अपने आप विकसित होने लगता है। जब बच्चे एक निश्चित आयु तक पहुंचते हैं तो उनका वंश एक तथाकथित पुनर्जन्म से गुजरता है।
इस समय वह निचले लोक से उच्च लोक में प्रवेश करती है, साथ ही बच्चे के शरीर को परिवर्तित करती है और उसे उच्च लोक की प्रतिभा प्रदान करती है, जो निचले लोक की सभी सीमाओं को दूर कर देती है। सियारा ने इस मुद्दे में यूलिया और दंपति की रुचि को देखते हुए उन्हें निचले और उच्चतर क्षेत्रों के बीच के अंतर को विस्तार से समझाने का निर्णय लिया। इसके अलावा उच्चतर क्षेत्र में सफलता के साथ ब्लड लाइन तथाकथित ब्लड लाइन डोमेन से एक संबंध स्थापित करती है। हे ब्लड लाइन डोमेन, एस्मा ने प्रसन्नता से कहा। प्रत्येक जाति का ब्लड लाइन क्षेत्र अद्वितीय और अद्वितीय है, लेकिन साथ ही उनमें सामान्य विशेषताएं भी होती हैं। यदि हम विवरण में जाएं तो इसमें बहुत समय लगेगा। निम्नलिखित बातों को याद रखना महत्वपूर्ण है। उच्चतम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपको यूलिया अपना मार्ग स्वयं ढूंढना होगा, पुनर्जन्म से गुजरना होगा और अपना स्वयं का ब्लड लाइन क्षेत्र बनाना होगा। अधिकांश प्राणियों के लिए ये लगभग असंभव सा कार्य है, केवल कुछ ही ऐसा करतब कर पाते हैं। उच्च लोक तक पहुंचने का दूसरा तरीका है किसी मौजूदा ब्लड लाइन क्षेत्र से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना जो पहले से ही उस क्षेत्र से जुड़ा हो। इस संबंध के कारण आप पुनर्जन्म से गुजरकर उच्च लोक तक पहुंच सकेंगे। यूलिया के लिए ये वाकई एक अद्भुत खोज थी और वह सियारा की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत आभारी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि वो कोटा क्या है जिसके बारे में उसने पहले सुना था। तुम लोगों के लिए मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, अगर तुम जुनोनिया में इस जगह से बाहर निकलने में सफल हो गए तो आकाशीय महाद्वीप को अपना संभावित शत्रु समझना, सियारा ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा। एस्मा ने सियारा की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। आरेबल जो सुन रही थी उससे बहुत आश्चर्यचकित थी। क्यों? उसने पूछा। बिना किसी अपवाद के जुनोनिया दुनिया की सभी वैल्किरी एक ही ब्लड लाइन डोमेन से जुड़ी हैं, जिस पर वर्तमान वैल्किरी रानी का शासन है। प्राचीन काल में ऐसे कई डोमेन थे जो हमारे बीच संघर्ष का कारण बने। परिणाम स्वरूप एक युद्ध छिड़ गया और पहली रानी ने सभी डोमेन को हराकर शेष वैल्किरी को एकल डोमेन में एकीकृत कर दिया। तब से अपना स्वयं का डोमेन बनाने का कोई भी प्रयास राजद्रोह माना जाता है और सभी वैल्किरी जो इसमें सफल होती हैं बिना किसी अपवाद के सेलेस्टियल महाद्वीप के दुश्मन बन जाती हैं। इस छोटी सी दुनिया को छोड़ते ही उन्हें पता चला कि वे अपने ब्लड डोमेन के कारण एक पूरे महाद्वीप के दुश्मन बन सकते हैं। इस खबर ने जाहिर है उन दोनों को हैरान कर दिया। आरेबेल, आपका ब्लड लाइन डोमेन से कोई संबंध नहीं है। मुझे नहीं पता आपने पुनर्जन्म पार किया है या नहीं, लेकिन नस्ल बदलने की आपकी क्षमता के कारण आपकी स्थिति पहले से ही काफी असाधारण है। शायद जब आप डायमंड रैंक तक पहुंचेंगी और उच्च लोक में पहुंचने की कोशिश करेंगी तो आप पुनर्जन्म से गुजरेंगी। तब आप शायद अपना डोमेन बनाएंगी, बशर्ते ऑफकोर्स आप हमारे डोमेन से कोई संबंध स्थापित ना कर ले। यदि आप अपना डोमेन बना लेती हैं तो आप तुरंत सभी वैल्किरी की दुश्मन बन जाएंगी। अंततः इन शब्दों के साथ सियारा ने दंपति को संबोधित करते हुए अपना स्पष्टीकरण और चेतावनी समाप्त की। हे, इतनी चिंता मत करो छोटी बहन, चाहे तुम कुछ भी चुनो तुम हमेशा दूसरी दुनिया से आई हुई हमारी छोटी बहन ही रहोगी। हम तुम्हारी स्थिति समझते हैं और यदि हम इस दुनिया को छोड़ भी दें और तुम अपनी राह पर चलने का फैसला करो तो भी हम दुश्मन नहीं बनेंगे। एस्मा ने आरेबल की चिंता को देखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की और ये स्पष्ट कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे दुश्मन नहीं बनेंगे। एस्मा की बातें सुनकर और सियारा को भी अपने विचार साझा करते देखकर आरेबल उन दोनों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। धन्यवाद बहनों, आरेबल ने आंसू रोकते हुए कहा और उसकी कृतज्ञता सियारा और एस्मा के दिलों को छू गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार आरेबल ने उन्हें बहन कहकर कम ही संबोधित किया था। सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। कुछ समय बाद नीमो को अंततः होश आया और उसने अपने शरीर और आत्मा को जकड़े हुए असह्य दर्द पर काबू पा लिया। जेमिनिया की बदौलत जादू के असर से होने वाला दर्द उतना गंभीर नहीं था जितना उसे डर था। जैसा कि ईदान ने भविष्यवाणी की थी, जादू का असर बिल्कुल आखिरी पल में हुआ, जब नीमो अपनी सबसे कमजोरी पर था। नीमो को एहसास हुआ कि उसने मंत्र की शक्ति को बहुत कम आंका था और अगर जेमिनिया ना होती तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या होता। सबसे बुरी स्थिति में उसकी जान भी जा सकती थी। कैसा महसूस कर रहे हो? जब वो अभी भी निश्चल लेटा हुआ था तो उसने जेमिनिया की जानी पहचानी आवाज़ सुनी। अपना सिर उठाकर उसने वही सुंदर महिला देखी जिसके लंबे काले बाल थे और काली पोशाक थी, वही छवि जो उसने उनसे पिछली मुलाकात में ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया जेमिनिया, तुम्हारी मदद के बिना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ, नीमो ने मन ही मन कहा। अगर ये क्षमता ना होती तो नीमो हमेशा की तरह मछली की तरह चुपचाप पड़ा रहता। अपने मन में नीमो की आवाज़ सुनकर जेमिनिया मुस्कुराए बिना न रह सकी। तुम एक लापरवाह नौजवान हो, जेमिनिया चिल्लाई, लेकिन वो मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसे ये देखकर खुशी हुई कि नीमो ठीक था और उसने उस मुश्किल से पार पा लिया था जो कई दूसरे नहीं पा सके थे। सिर्फ जेमिनिया ही नहीं बल्कि कई और लोग भी इस पल का इंतजार कर रहे थे जब कोई आखिरकार इस सहम पड़ाव से गुजरेगा। जेमिनिया जानती थी कि हालांकि नीमो ने अपनी मुश्किलें पार कर ली थीं, लेकिन ये तो उसके लंबे सफ़र की शुरुआत भर थी। जैसे ही तुम चलने लायक हो जाओ, मंदिर जाओ और किटी को अपने साथ ले जाओ, जेमिनिया ने कहा, एक आरामदायक कुर्सी बनाकर और नीमो के बगल में आराम से बैठते हुए किटी को धीरे से सहलाना जारी रखा। बड़ी मुश्किल से नीमो बैठा और जख्मों और ऊर्जा को बहाल करने वाली औषधियां निकालीं,
जल्दी से उन्हें बंद करके उनका रस गटक लिया और अपनी ऊर्जा घाव भरने पर लगाने लगा। उसे ठीक होने और चलने की क्षमता वापस पाने की जरूरत थी। जेमिनिया चुपचाप नीमो को देखती रही, विचारों में खोई हुई। उसने कई बातों के बारे में सोचा, अतीत को याद किया और ये कल्पना करने की कोशिश की कि नीमो का भविष्य क्या होगा। रेन कबीले के वंशज के रूप में नीमो के कई दुश्मन होंगे, लेकिन सहयोगी कम होंगे। जेमिनिया ने बैरियर के पीछे इंतजार कर रहे अन्य लोगों की ओर देखा और ये जानने की कोशिश की कि उनमें से कौन उसके साथ विश्वासघात किए बिना अंत तक उसके साथ रहेगा। वहां एक दूसरी दुनिया से एक जोड़ा, 2 वाल्केरी और एक एल्फ थे। ईदान, अराबेल और यूलालियस के बारे में जेमिनिया के पास उन पर विश्वासघात का शक करने का कोई कारण नहीं था, बल्कि उसे यकीन था कि ये तीनों शायद उसके सबसे करीबी लोग बनेंगे। उनके व्यवहार से उसे एहसास हुआ कि शायद उन्हें उसके अतीत के बारे में पता था, जिससे उसकी ज्यादातर चिंताएं पहले ही दूर हो गईंगी। हालांकि जब बात वाल्किरीज की आई तो जेमिनिया इतना आश्वस्त नहीं था। नीमो को एहसास हुआ कि बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो मुश्किल से खड़ा हुआ, हालांकि उसका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसने जेमिनिया की तरफ देखा। लो, जेमिनिया ने सोती किट्टी को नीमो को देते हुए कहा। पहले तो वो उसे अपने साथ मंदिर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन जेमिनिया की जिद देखकर उसने उसे धीरे से अपने बाएं हाथ से पकड़कर अपनी ओर दबा लिया। तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, जेमिनिया ने बिना एक शब्द कहे कहा। अच्छा, नीमो ने मन ही मन उत्तर दिया और धीरे धीरे अपने पैर हिलाते हुए मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई जिसे नीमो समझ ना पाया। भावनाएं उस पर हावी हो गई। उसे समझ आ गया कि उसने किसी को निराश नहीं किया है, अपनी गुरु मिलिका को, अपनी बड़ी बहन यूलालिया को और उन दोनों छोटी बहनों को भी, जिन्होंने उसे विजेता मानकर उससे बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं। ये नीमो के लिए एक नया एहसास था और इसने उसे गहराई से छुआ। बाकी लोगों ने अपनी बातचीत खत्म करके नीमो की ओर ध्यान दिया, जो खड़ा हुआ, जेमिनिया के हाथ से किट्टी को लिया और मंदिर की ओर चल दिया। वे चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। इसी समय सियरा और एस्मा आश्चर्य से जेमिनिया की छवि को देख रही थीं। ये याद करने की कोशिश कर रही थीं कि उन्होंने उसे कहाँ देखा होगा। आखिरकार मंदिर के रक्षक का रूप उन्हें बाहरी दुनिया की किसी व्यक्ति की याद दिला रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थीं कि वो कौन है। हालांकि दूरी कम थी, फिर भी नीमो को मंदिर तक पहुंचने में कुछ समय लगा। जब द्वार लगभग 5 मीटर दूर था तो वो चरचराहट की आवाज के साथ खुल गया और परीक्षा में सफल होने वाले के लिए प्रवेश द्वार खुल गया। इस चरचराहट के साथ द्वार से धूल गिर रही थी, जिससे पता चल रहा था कि ये कितनी देर से बंद था। जब द्वार पूरी तरह से खुल गए तो नीमो मंदिर के अंदर क्या है ये साफ साफ नहीं देख पा रहा था। घना अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मंदिर के अंदर खंभों के साथ मशालें जलने लगीं, जिससे अंदर का रास्ता रोशन हो गया। पहली नजर में मंदिर का अंदरूनी हिस्सा बाहर से देखने पर मंदिर से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। इससे नीमो को तुरंत लगा कि शायद मंदिर के अंदर कोई विस्तार जादू है, जो थैलों में इस्तेमाल होने वाले जादू जैसा है। जैसे ही नीमो केंद्र के पास पहुंचा, वो 2 चबूतरों और एक आदमी को अपना इंतजार करते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जब नीमो ने गौर से देखा तो उसने पाया कि उस आदमी का शरीर थोड़ा पारदर्शी है। उसका इंतजार कर रहा आदमी जवान था। उसके लंबे सुनहरे बाल और तेज चमकदार आंखें थीं। नीमो को देखते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। आखिरकार, उसने कहा, कम से कम कोई तो उस परीक्षा से पार पा गया जो मैं पीछे छोड़ आया था। ये शब्द सुनकर नीमो स्तब्ध रह गया। आने से मत डरो, उसने हंसते हुए कहा। जानते हो, तुमने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का इंतजार कर रहा था, यानी तुम्हारी जाति के किसी प्रतिनिधि का। ये शब्द सुनकर नीमो फिर रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ पूछना चाहता था पर खुद को रोक ना सका। मैंने सब कुछ देखा नौजवान, मैं जानता हूं तुम कौन हो, और डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं चाहता। इसके बजाय मुझे थोड़ी खुशी है कि तुम्हारी जाति का एक प्रतिनिधि मेरे पास आ सका। हाँ। जैसे ही वो हंसा, उसका शरीर झिलमिलाने लगा। ओह, समय खत्म हो रहा है, उसने अचानक हंसना बंद करके नीमो की तरफ देखते हुए कहा। मैं समझता हूं कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय आने पर सभी का उत्तर दे दीजिए और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये चेतना की 3 प्रतिध्वनियों में से एक है, जिसे मैंने जीवित रहते हुए तीनों आवेदकों का अभिवादन करने के लिए तीनों मंदिरों में छोड़ा है। प्रतिध्वनि ने अपनी भुजाएं बगल में फैलाते हुए मानो मंदिर दिखा रही हो। अब से तुम मेरे द्वारा विरासत में छोड़े गए सिंहासन के अधिकार के लिए पहले और अब तक की एकमात्र दावेदार हो। तुम्हें इस ज्ञान के क्रिस्टल में परीक्षा के अगले चरण के लिए सभी आवश्यक जानकारी और निर्देश मिलेंगे। चेतना की प्रतिध्वनि ने 2 में से एक कुर्सी पर पड़ी क्रिस्टल की ओर इशारा किया। इधर आओ, अपना हाथ इधर रखो। प्रतिध्वनि ने फिर आदेश दिया, इस बार दूसरे आसन की ओर इशारा करते हुए। नीमो आज्ञापूर्वक भाव से उस पेडिस्टल के पास पहुंचा और उस पर अपने दाहिने हाथ के निशान को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने अविश्वास से चेतना की प्रतिध्वनि को देखा और फिर अपने गायब होने वाले दाहिने हाथ को। ओह, प्रतिध्वनि चिल्लाई, जिसके बाद उसकी नजर सोते जानवर पर पड़ी, जो अभी भी नीमो के हाथों में था। जैसे ही नीमो को पता चला कि इको का ध्यान किस ओर है, उसने तुरंत समझ लिया कि क्या करने की जरूरत है। उसे जेमिनिया के शब्द याद आ गए कि जानवर अभी भी उसके लिए उपयोगी होगा। नीमो ने उसे तुरंत शांत किया और उसे अपने दाहिने हाथ में वापस बदलने के लिए कहा।
जानवर ने अनिच्छा से नीमो की बात मान ली और उसके कंधे से कूद गया। काले गू में बदलकर वो नीमो के हाथ के गायब होने वाले हिस्से से चिपक गया और उसके दाहिने हाथ में बदल गया। अपने दाहिने हाथ को ध्यान से देखते हुए, अपनी मुट्ठी को कई बार भींचकर और खोलते हुए, नीमो ने ध्यान से अपनी हथेली उस छाप पर रख दी। उसी क्षण उसके चारों ओर लिखावट चमकी और मानो उसमें जान आ गई हो। वो उसके हाथ के पिछले हिस्से में अलग अलग आकार की 3 वृत्तों में दिखाई देने लगी। हर वृत्त में नीमो के लिए अनजान अक्षर थे जो धीरे धीरे घूम रहे थे। आश्चर्यजनक है ना? चेतना की प्रतिध्वनि ने पूछा, नीमो को उत्सुकता से अपने हाथ पर अक्षरों की जांच करते हुए देखते हुए। ये आपकी व्यक्तिगत कुंजी है, इसके कहीं काम है। बाकी चुनौतियों से पार पाने के लिए और इस दुनिया से जाने में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये अनमोल शब्द सुनकर नीमो खुशी से मुस्कुराए बिना ना रह सका। प्रशंसा से भरकर उसने अपनी नजरें फिर से उस लेख पर घुमा दी। आप इसका प्रयोग क्रिस्टल से सीखेंगे। हालांकि मैं आपको तुरंत चेतावनी दे दूं कि ये कुंजी केवल आपके लिए है और किसी और की मदद नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि केवल आप और वे प्राणी जिन्होंने आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वहीं इस दुनिया से जा सकते हैं। ये शब्द सुनते ही नीमो की खुशी तुरंत गायब हो गई। अरे अपनी तरफ देखो, इतनी चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ आए हो, इसीलिए मैं बस इतना कहूंगा कि फिलहाल सिर्फ तुम ही इस दुनिया से जा सकते हो। हालांकि जैसे जैसे तुम इस चुनौती में आगे बढ़ोगे तुम्हें नए अवसर मिलेंगे जिनमें दूसरों को यहाँ से निकलने में मदद करने का मौका भी शामिल है। और अगर तुम सिंहासन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो ये पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। नीमो ऐसी बेतुकी घोषणा सुनकर दंग रह गया। वेल, तुम्हें शुभकामनाएं लड़के। मुझे आशा है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। इन शब्दों के साथ चेतना की प्रतिध्वनि गायब हो गई। मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, नीमो ने सोचा, और उसी क्षण मंदिर कांप उठा। लिम्बो और कालकोठरी के सभी निवासियों का ध्यान। निषिद्ध क्षेत्र डॉपलगैंगर्स की जंगल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पहला दावेदार सामने आया है जिसने पहले मंदिर पर कब्जा कर लिया है। अब से निषिद्ध क्षेत्र डॉपलगैंगर्स की जंगल का परीक्षण उपलब्ध नहीं है। डॉपलगैंगर्स का जंगल और मंदिर पूरी तरह से दावेदार के नियंत्रण में और उसका निजी क्षेत्र बन गए हैं। लिम्बो और कालकोठरी के सभी निवासियों के लिए ध्यान। लिम्बो और कालकोठरी के सभी निवासियों के लिए ध्यान। लिम्बो के सभी निवासियों और यहाँ आने वाले बाहरी लोगों ने ये घोषणा सुनी जो पूरे छोटे से संसार में गूंज उठी। लिम्बो के परे कालकोठरी के निवासियों ने भी इस अचानक घोषणा को सुना जो गूंज उठी, उन्हें सूचित किया, जिससे खुशी की लहर फैल गई, जिससे सतह पर साहसिक काथीज और अन्य बाहरी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो दिन जिसका सभी कालकोठरी निवासी इंतजार कर रहे थे आखिरकार आ गया है। लिम्बो का तीसरा शहर उसूरिया। मलिका को अपने शिष्यों की योजना का मोटे तौर पर अंदाजा हो गया था। वो उसी दिन एडवेंचरस गिल्ड से अपने भवन में लौट आई और सांस रोककर समाचार की प्रतीक्षा करने लगी। मलिका के अधिकांश अनुयायी अपने अपने काम में व्यस्त थे और वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। हाँ, निम्मू और यूलिया के अलावा मलिका अपने अन्य अनुयायियों के विशेष रूप से करीब नहीं थी और ये बात उसके और उनके दोनों के लिए उपयुक्त थी। तीसरे शहर में मलिका अकेली नहीं थी जो बाहरी लोगों को लिम्बो पर कब्जा करने में देरी करने में मदद कर सकती थी, लेकिन वो उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्होंने मदद करने वालों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया। ये वो स्वतंत्रता थी जिसने लोगों को मलिका की ओर आकर्षित किया और उनमें से केवल कुछ ही लोग समय समय पर उसके संपर्क में आए, कभी कभी अपनी सेवाएं प्रदान की। सभी अनुयायियों में यूलालिया लगभग अकेली थी जो मलिका का ध्यान लगातार अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी और वो सफल भी हुई। इसीलिए मलिका ने उसे शुरू में नाम मात्र की शिष्या के रूप में स्वीकार किया और जब एक जोड़ा प्रकट हुआ और उसका ध्यान आकर्षित किया तो मलिका ने भी यूलालिया को अपनी प्रत्यक्ष शिष्या बनाने का निर्णय लिया। रीसेट के 5वें दिन दोपहर के समय मलिका अपने महल में बैठी थी, अपने शिष्यों के बारे में समाचार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अचानक उसने एक अनजान आवाज सुनी जिसे लिम्बो के सभी प्राणियों ने सुना। लिम्बो और कालकोठरी के सभी निवासियों का ध्यान। निषिद्ध क्षेत्र डॉपलगैंगर्स के जंगल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पहला दावेदार सामने आया है जिसने पहले मंदिर पर कब्जा कर लिया है। अब से निषिद्ध क्षेत्र डॉपलगैंगर्स के जंगल का परीक्षण उपलब्ध नहीं है। डॉपलगैंगर्स का जंगल और मंदिर पूरी तरह से दावेदार के नियंत्रण में है और उसका निजी क्षेत्र बन गए हैं। लिम्बो और कालकोठरी के सभी निवासियों के लिए ध्यान। लिम्बो और कालकोठरी के सभी निवासियों के लिए ध्यान। पहली बार के बाद ये विज्ञापन 2 बार और दोहराया गया। मलिका वहीं जम गई। हालांकि उसे ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन खबर सुनने के बाद भी उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे अपनी बात समझने में थोड़ा वक्त लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने आज तक इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की थी। अगर मलिका को ये पता ना होता कि उसके शिष्यों ने डॉपलगैंगर्स के जंगल को अपना निशाना बनाया है और अगर उसे निम्मो और दूसरी दुनिया से आए एक जोड़े की मौजूदगी का पता ना होता तो शायद वो इस खबर से निराश हो जाती। मलिका ने इस परीक्षा को पास करने में इतना समय लगाया था
और कोई और उससे पहले ही इसे पास कर चुका था। हालांकि मलिका को पूरा यकीन था कि ये उसके शिष्य ही थे जिन्होंने डॉपलगैंगर्स के जंगल में इस परीक्षण को पास किया था। नहीं, मलिका को पूरा विश्वास था कि निम्मो ही वो व्यक्ति था जिसने परीक्षण पास किया था। अपने ज्ञान के बल पर मलिका समझ गई कि ईडन और एरेबेल दूसरी दुनिया के प्रतिनिधि होने के नाते इस परीक्षण में भाग नहीं ले पाएंगे, और बचे हुए 2 शिष्यों यूलालिया और निम्मो में से यूलालिया के सफलता प्राप्त करने की संभावना यूलालिया से ज्यादा थी। यद्यपि मलिका को एहसास था कि निम्मो ने संभवतः कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जो वो स्वयं हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन वो समझती थी कि दूसरी दुनिया के जोड़े और अन्य लोगों की मदद के बिना निम्मो शायद ही इस कार्य को पूरा कर पाती। हालांकि मलिका अटकलें नहीं लगाना चाहती थी, बल्कि अपने शिष्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये जानने का इंतजार कर रही थी कि वास्तव में क्या हुआ था और निम्मो ने किस प्रकार इस परीक्षण को पार किया था। इंतजार का हर पल मलिका के लिए असहनीय होता जा रहा था। वो शांत नहीं बैठ पा रही थी, और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। पुराने दोस्त, मुझे पता है कि तुम शायद मुझे देख रहे हो। मलिका ने अपने कमरे की छत की ओर देखते हुए और अपनी सीमा से परे किसी बात को संबोधित किया। मलिका ने पूछा, हमारे अनुबंध पर पुनः बातचीत करके एक नया अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में आपका क्या विचार है? सन्नाटा छा गया और कुछ नहीं हुआ, लेकिन मलिका को खुद पर भरोसा था और वो इंतजार करती रही, जानते हुए कि निम्मो और बाकियों ने अपनी उपलब्धियों से खेल के नियमों को बदल दिया है, और उसकी उम्मीदें पूरी हुई। उसने जवाब दिया। लिम्बो के मन ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और मलिका इस पर खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। अस्तकुस, लिम्बो का पहला शहर। डायमंड रैंक की लाइट वैल्किरी ल्यूसिंडा अपने कमरे में बैठी थक गई थी। वो धीरे धीरे आहें भर रही थी। उसके पास करने को बहुत कुछ था, लेकिन सबसे ज्यादा वो उस हीरो को लगातार देखते देखते थक गई थी जो दूसरे दुनिया के एक जोड़े के हस्तक्षेप से औरत बन गया। उसने सीखा कि उन लोगों का शिकार होना कैसा होता है जो वो था। इस कठिन परीक्षा ने हीरो को तोड़ दिया। घटना के बाद उसके अधीनस्थ, जो कमोबेश योग्य थे, उसे प्रताड़ित करने में आनंद लेने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके सामने एक असली हीरो है। उन्हें लगा कि वो कोई अनजान महिला है। जब अधीनस्थों ने अपना काम निपटा लिया तो ल्यूसिंडा ने उन्हें पकड़ लिया और एक काल कोठरी में बंद कर दिया, बिना उन्हें कुछ बताए और किसी से बात करने की इजाज़त दिए। उसने बड़ी सावधानी से इस बात को सबसे छिपाया कि हीरो एक औरत बन गया है और अपने अधीनस्थों द्वारा अपमानित भी किया गया। घटना के कुछ ही दिनों बाद हीरो को होश आया। गुस्से में आकर उसने सबसे पहले अपने सभी अधीनस्थों को मार डाला जो उस कमरे में उसके साथ थे। उसके बाद उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। बीच बीच में नौकरानियों को उसके कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी किसी पागल औरत की उन्मादी हंसी की। नौकरानियां जो इस घटना से अनजान थी, उस औरत के साथ सहानुभूति रखती थी। वो ये मानती थी कि हीरो ही उसे कष्ट दे रहा है। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि असल में ये हीरो, जो एक औरत निकली, किसी मानसिक विकार से पीड़ित थी। ल्यूसिंडा दिन में कई बार हीरो से मिलने जाती थी ताकि उसकी स्थिति का जायजा ले सके। उसने देखा कि हीरो अब बहुत बदल गया है। हीरो अब ना तो वो नेकदिल और नेक नवयुवक था जिसे स्टाफ हीरो कहा जाता था, और ना ही वो कामुक और कामुक इंसान। उसकी जगह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति प्रकट हुआ, एक ऐसी महिला जो आत्मनिर्भर थी और कई व्यक्तित्वों के आंतरिक संघर्ष से पीड़ित थी। ल्यूसिंडा के अनुसार हीरो को होश में आने और ये समझने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी कि अब वो कौन है। जब ल्यूसिंडा अपने कमरे में धीमी आहें भर रही थी, उसने एक घोषणा सुनी जो पूरे लिम्बो में गूंज उठी। ल्यूसिंडा आश्चर्य से स्तब्ध रह गई, जैसा कि लिम्बो में रहने वाले सभी निवासी और बाहरी लोग थे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। किसी ने ऐसा करने में सफलता हासिल कर ली। असंभव! ल्यूसिंडा चिल्लाई, होश में आते हुए, और अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली और फिर इमारत से। वो एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर देखा, मानो हीरो को याद कर रही हो, लेकिन सिर हिलाते हुए अपने आप को याद दिलाते हुए कि वो कोई दाई नहीं है। ल्यूसिंडा दृढ़तापूर्वक एडवेंचरस गिल्ड शाखा की ओर चल दी ताकि वो डॉपलगैंगर्स फॉरेस्ट का पता लगा सके। उस समय तक गिल्ड शाखा में भीड़ लग चुकी थी। कई लोग ये जानने के लिए यहाँ आए थे कि किसने डॉपलगैंगर्स के जंगल पर विजय प्राप्त की है। कुछ, जैसे ल्यूसिंडा, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वो कहाँ प्रकट हुआ ताकि वो स्वयं वहां जा सके। हालांकि अगला रीसेट बस 3 दिन दूर था। डॉपलगैंगर्स के जंगल का पता चलने के बाद ल्यूसिंडा ने समय गवाए बिना शहर छोड़कर और जल्दी से वहां पहुंच गई। डायमंड रैंक वाले होने के नाते उसे वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेमो के मंदिर के द्वार से गायब होने के कुछ समय बाद ईदान और अन्य लोगों ने घोषणा सुनी। वे सभी नीमो की वापसी का इंतजार कर रहे थे ताकि पता चल सके कि अंदर क्या है। लेकिन इसके बजाय उन्होंने जो पहली घोषणा सुनी, वो पूरे लिम्बो में गूंज उठी। इस घोषणा से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए।
दुनिया की आवाज? एस्मा ने सियरा की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, ये दुनिया की आवाज नहीं है, बल्कि उससे मिलती जुलती कोई चीज है, सियरा ने जवाब दिया। और उसी क्षण उसने देखा कि सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। सियरा पहले से ही अनुमान लगा सकती थी कि क्यों हर कोई उसे इतनी गौर से देख रहा था। उसने धीरे से आह भरी और कहा कि जुनोनिया के लिम्बो के बाहर, जैसा उन्होंने अभी सुना, वैसा सुनना बहुत दुर्लभ है। ये एक विश्वव्यापी घोषणा थी, जिसे जानने वाले विश्व की आवाज कहते हैं, और आप इसे बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही सुन पाते हैं। यदि ये दुनिया की आवाज नहीं है तो फिर क्या है? यूलालिया ने पूछा। हालांकि वो उस दंपति से अधिक समय तक जीवित रही थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। कौन जानता है? हालांकि ये दुनिया की आवाज और उसके उद्देश्य से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन ये निश्चित रूप से दुनिया की आवाज नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से दुनिया की आवाज सुनी है, और मेरा विश्वास करो, दुनिया की असली आवाज की अनुभूति इससे बिल्कुल अलग है। सियरा ने दूसरों को आश्वस्त किया कि ये दुनिया की आवाज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी ही है। सभी ने सियरा की बातों पर विश्वास किया। एस्मा ने बस ये सुनिश्चित किया कि ये दुनिया की आवाज ना हो। एक अवतार के रूप में उसके पास असली अस्मारी की यादें थी, जिसने खुद दुनिया की आवाज सुनी थी, लेकिन इसके बावजूद वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि ये दुनिया की असली आवाज थी या कुछ और। डिंग। वर्ल्ड क्वेस्ट का दूसरा कार्य, अपने चैंपियन को 5 विश्व राजाओं के सिंहासन में से एक की कुंजी और सुराग पाने में मदद करना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग। वर्ल्ड क्वेस्ट का दूसरा कार्य पूरा करने का इनाम आपको अपने गृह विश्व में लौटने के बाद दिया जाएगा। डिंग। वर्ल्ड क्वेस्ट का पहला और दूसरा कार्य पूरा हो गया है। डिंग। तीसरा काम दिया गया है, जुनोनिया तक पहुंचना। एक एक करके ईदान और आरबल ने सिस्टम से विश्व क्वेस्ट के दूसरे कार्य को पूरा करने और अंततः तीसरा कार्य प्राप्त करने के बारे में घोषणा सुनी, जिसके लिए उन्हें लिम्बो से बाहर निकलना और जुनोनिया जाना था। ईदान और आरबल दोनों ने सिस्टम से आए संदेशों को दोबारा पढ़ते हुए पलके झपकाए और नीमो के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। जल्द ही नीमो हरम से बाहर आया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। तभी सबने देखा कि चौक में घुसने से रोकने वाला अवरोध हट गया था। सब तुरंत नीमो से मिलने दौड़े। मंदिर की संरक्षिका जेमिनिया गायब नहीं हुई, बल्कि चौक के बीचों बीच खड़ी होकर मुस्कुराते हुए समूह को देखती रहीं। उन्होंने भी घोषणा सुनी और तुरंत लिम्बो में, खासकर अपने इलाके में, नियमों में बदलाव महसूस किया। तुमने ही किया, यूलालिया चिल्लाई और सबसे पहले नीमो के पास दौड़ी। आखिरकार अपनी हमशक्ल को छोड़कर उसने नीमो को कसकर गले लगा लिया, जिससे वो दर्द से करहा उठा। ओह सॉरी, मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का एहसास हुआ जो उसने उत्तेजना में की थी, तो उसने झट से नीमो को छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसके जख्म अभी तक भरे नहीं थे और अपनी मजबूत बाहों से वो उसकी हालत और भी बदतर कर सकती थी। किटी, वो छोटा जानवर जो पहले ही अपना सामान्य बिल्ली का रूप धारण कर चुका था, यूलालिया को उसके कार्यों के कारण अप्रसन्नता से देखने लगा। ये समझते हुए कि एक उबाऊ बातचीत शुरू होने वाली है, किट्टी ने अपने मालिक को देखते ही नीमो के कंधे से छलांग लगाई और तेज कदमों से कोको की ओर चल दी। इस समय कोको चुपके से समूह की तस्वीरें ले रही थी और सोच रही थी कि ये तस्वीरें कैसे कैंडी में बदल जाएंगी। सभी ने तुरंत देखा कि नीमो अच्छे मूड में नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि उसने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया था। क्या हुआ? आरबल ने नीमो से पूछा। नीमो ने सबको देखते हुए आह भरी और सबके साथ मानसिक संपर्क स्थापित करते हुए मंदिर के द्वार में प्रवेश करने के बाद जो कुछ हुआ था उसके बारे में खुलकर बताया। उसने चेतना की प्रतिध्वनि से मिलने का वर्णन किया, जिसने पुष्टि की कि इसी ने ये कठिन परीक्षा दी थी। उसने कुंजी का भी उल्लेख किया जो आने वाली परीक्षाओं को पार करने और इस दुनिया से जाने में उसकी मदद करेगी। साथ ही ज्ञान के क्रिस्टल का भी, जो उसे आने वाली परीक्षाओं के बारे में सब कुछ समझा देगा और कुंजी का उपयोग कैसे करना है ये भी बताएगा। नीमो की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह गया और उसकी सांसें थम गई। सियरा और एस्मा को ये खबर सुनकर खास तौर पर हैरानी हुई। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि नीमो जिस चेतना की बात कर रहा था वो संभवत किसी विश्व राजा द्वारा छोड़ी गई थी, जिसने इन परीक्षाओं के पीछे अपना सिंहासन छुपा रखा था। और अब इस परीक्षा को पार करके नीमो 5 विश्व राजाओं में से एक के सिंहासन के लिए उम्मीदवारों में से एक बन गया है। यदि ये खबर लिम्बो से आगे फैल गई तो दुनिया के सभी शक्तिशाली लोग नीमो के पास आ जाएंगे। सियरा और एस्मा ने एहसास किया कि ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण थी और ये नीमो के लिए कितनी खतरनाक हो सकती थी। सियरा और एस्मा उच्चलोक के प्रतिनिधि होने के नाते इस बात से भलीभांति परिचित थे कि कहां लक्षण इतने सारे लोगों को क्यों आकर्षित करती है, जिनमें उच्चलोक के लोग भी शामिल हैं। बिना किसी अपवाद के हर कोई लंबे समय से खोए हुए सिंहासन के निशान ढूंढ रहा था और सभी सुराग अचानक प्रकट हुए 7 रहस्यमयी
ताखानों की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि इतने समय के बाद भी इस बात को पुष्ट करने वाला एक भी सबूत नहीं मिला कि सिंहासन यहीं स्थित है। किसने सोचा होगा कि लापता सिंहासन की कुंजी यहां लिम्बो में छुपी होगी? सिएरा और अस्मा ने गहरी सांस ली। सभी लोग ध्यान से सुनो, सिएरा ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा। अब से सिंहासन के बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। यहां जो कुछ हुआ उसके बारे में चर्चा ना करना ही बेहतर है। हाँ, यहां जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, एस्मा ने सिएरा की चेतावनियों में शामिल होते हुए कहा। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये सिंहासन तथाकथित 5 विश्व राजाओं से संबंधित है और संभवत वो चेतना की प्रतिध्वनि जिसके बारे में नीमो बात कर रहा था, इन्हीं राजाओं में से किसी एक द्वारा छोड़ी गई थी। हाँ, ये सच है, सिएरा ने सिएरा के शब्दों की पुष्टि की। तुम्हें ये समझना होगा कि अगर ये छोटी सी भी अफवाह फैल गई कि नीमो के पास इन सिंहासनों में से किसी एक की कुंजी है, तो जुनोनिया में वास्तविक तूफान आ जाएगा। इन शब्दों ने बिना किसी अपवाद के सभी को बहुत झकझोर दिया, यहाँ तक कि स्वयं नीमो को भी इस मुकदमे से मिली अपनी अहमियत का एहसास हुआ।